नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा इस बात पे है कि मैं तो बर्बाद हो गया हूं मगर अब किसी को न आसरा देना। मुझे पता है कि बर्बाद हो चुका हूं मैं, तू मेरा सोग मना, मुझको सोगवार न कर। ये अंजुम सलीमी का शेर है और इसी के साथ मैं अपनी चर्चा शुरू करता हूं। क्यों? क्योंकि बर्बादी पर जश्न मनाने का क्रम चल रहा है। बात आज मैं शुरू करूंगा नासिक से। हुआ क्या कि वहां पर हनुमान जी जो भगवान राम के परम सेवक माने जाते हैं और जिनको ये माना जाता है कि वो सनातन है और उनका जन्म स्थान क्या है, इसको लेकर के एक धर्म संसद बनाई गई थी। और उस धर्म संसद जो बुलाई गई थी उसमें यह हालत हो गई कि महंतों में एक दूसरे पर हाथापाई की नौबत आ गई। एक रिपोर्टर का माइक छीन करके एक महंत ने दूसरे पर हमला बोल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है कि हनुमान जी कहां पैदा हुए थे, इसको लेकर के ये स्थिति हुई। और ये विवाद इस तरह से है कि हनुमान जी का जन्म कहां हुआ। तो इस धर्म संसद की बात कर लेते हैं कि नासिक में था। नासिक के कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास और कर्नाटक के किष्किंधा के महंत गोविंदानंद सरस्वती के बीच यह विवाद खड़ा हो गया। और हालात यहां तक आ गए कि महंत सुधीर दास ने गोविंदानंद सरस्वती को मारने के लिए रिपोर्टर का माइक छीन लिया। मारपीट शुरू होने की स्थिति थी और तभी फिर लोगों ने सबने मिलकर उसे बीच बचाव किया और सारी चीज हुई। और उसके बाद में धर्म संसद जो धर्म के लिए अधर्मी होकर के खत्म हो गई। इस संसद में नासिक, त्र्यंबकेश्वर, कर्नाटक, सोलापुर और तमाम जगह के 3 दर्जन के करीब संत आए थे, जिन्हें आप संत कहें क्या कहें, जो भी आए थे भगवाधारी आए थे। और यहां पर विवाद ये था कि हनुमान जी का जन्म स्थान क्या है, कर्नाटक के किष्किंधा में हुए हैं कि महाराष्ट्र के नासिक में हुए हैं कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति देवस्थानम में हुए हैं कि गुजरात में हुए हैं कि झारखंड में हुए हैं कि बिहार में हुए हैं कि यूपी में हुए। तमाम जगह तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और इन सबको सुलझाने के लिए ही जो है 31 मई को नासिक में बैठक बुलाई गई थी। और मंडलाचार्य हैं पीठाधीश्वर स्वामी अनिकेत शास्त्री देश पांडे, उन्होंने ये धर्म संसद बुलाई थी। तो आप समझिए हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम इस चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि इस देश की जीडीपी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि देश की अर्थव्यवस्था बदहाली में जा रही है और वही आज भारत सरकार ने खुद बता दिया कि हां हम बदहाली में जा रहे हैं। तो देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो ग्रोथ चौथी तिमाही में गिरकर 1.1% रही और पूरे वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था ने 8.7% की दर से वृद्धि की थी। तो आप समझिए कि यह स्थिति है। जरा आप इसको एक चीज समझ लीजिए कि देश की हालत क्या है अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, क्योंकि इससे आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य, आपके काम धंधे सब प्रभावित होते हैं। तो समझिए कि जीडीपी ग्रोथ बीते एक साल में जो थी वो 2.1% हुई। ये भी एग्रीकल्चर की 1.3% ग्रोथ की बदौलत ये हो पाई है। यदि एग्रीकल्चर ग्रोथ ना होती तो शायद ये भी नहीं होती। पिछली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 1.3% कम जो है पिछली तिमाही से कम है ये। और कोर इकोनॉमी की ग्रोथ यदि देखें तो 3.5% बढ़ी है, लेकिन बढ़े आयात ने सब मटिया मेट कर दिया है। वित्तीय घाटा 6.9 के मुकाबले 6.7% पर है। तो आप समझिए, और 0.2% का अंतर आने वाले दिनों में भी खत्म हो जाएगा। ग्रास वैल्यू एडेड 1.8% कम हुआ है। इसके अलावा निजी खपत का खर्च सिर्फ 1.9% बढ़ा है। यह केवल ऊपरी निरीक्षण। आप समझिए, इकोनॉमी का जब आप एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे तो स्थितियां और भी बदल जाएंगी, क्योंकि बहुत से आंकड़े सरकार छिपा जाती है। तो ये स्थिति। इसके बाद में हमारे देश में क्या हो रहा है कि हनुमान जी कहां पैदा हुए थे,
किस मस्जिद के नीचे, ईदगाह के नीचे, कुतुब मीनार के नीचे, ताजमहल के नीचे, दरगाह के नीचे वो मंदिर है, मंदिर को खोज रहे हैं। तो आप समझिए खुदाई चल रही है और इस खुदाई में देश बर्बादी में चल रहा है। बीते वर्ष की चौथी तिमाही में 4.1% ग्रोथ रही। तो आप ये समझिए कि तीसरी तिमाही में 5.4% और दूसरी में 8.5% रही थी। वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7% रही। तो इस तरह से करके, और बीते वर्ष जो अनुमान लगाया गया तो वो 8.9% का था सरकार का। तो आप समझिए जो सरकार अनुमान लगाती है उससे कम जाता है और उससे बैलेंस करने के लिए वो जीडीपी को बढ़ाने के लिए तमाम और चीजें जोड़ के उस पर खेल करती है। लेकिन ये 2019 से तुलना करेंगे तो आज भी हम माइनस पे खड़े हैं, क्योंकि हमारे देश की स्थिति बद से बदतर है। सरकार ने बीते वर्ष के लिए देश की जीडीपी के जो आंकड़े जारी कर दिए हैं उसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर में और गिरावट देखने को मिली है। और वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा पूरे वित्त वर्ष में भी आपको बता ही चुका हूं। वैश्विक सप्लाई और उच्च लागत से जो जुड़ी बाधाएं आ रही हैं, इसके साथ ओमिक्रॉन और दूसरी जो प्रतिबंध आए थे, सांख्यिकी मंत्रालय ने मंगलवार को आंकड़े इसके जारी किए और जो जारी किए उसमें हम सब के लिए चिंताजनक है कि जो तीसरी तिमाही में 5.4% की वृद्धि थी वो 5.4 की थी, वो 4.1 की रह गई। मतलब आप समझिए कि आप नीचे नीचे और नीचे जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। और जनवरी मार्च तिमाही जो है उसमें जिस तरीके से 4% के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री ने बता दिया था कि ये स्थिति होने वाली है, लेकिन राहुल गांधी ने इसको लेकर के कहा था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि आपको तो उनको कंडेम करना है और वही नतीजे आते हैं जो राहुल गांधी कह देते हैं। अब आपने क्या किया है? अब भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने फैसला किया कि हम अब लोगों की कि वो उनका ओरिजिन क्या है इसका पता लगाएंगे, उनके डीएनए का टेस्ट करेंगे और इससे पता लगाएंगे कि वो ओरिजिनल आर्यन है कि क्या है और क्या है, इसको लेके अब काम करेंगे। अरे साहब, अभी हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, दलित, यादव और तमाम के नाम पे लड़ाई चली रही है, वो क्या कम है? अब आप ये भी लड़ाई एक शुरू करने जा रहे हैं, फिर लिंग के नाम पे लड़ाई है, फिर किसी नाम पे लड़ाई है। तो लड़ाइयां कहीं क्षेत्र पे कहीं क्या, और लड़ाइयों के आप तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कैसे लड़ाया जाए कि नहीं मैं सुपीरियर हूं। तो साहब, सुपीरियर बनने की जो ये आप में होड़ लगी है, इसी के चक्कर में सिर्फ बर्बादी है और कोई वजह नहीं। क्योंकि आप यह क्यों नहीं देखते हैं कि हर कोई भारतवंशी है, भारतीय, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या कोई भी हो। तो ये समझ लिए। अब आज मोदी जो है हिमाचल पहुंचे और हिमाचल में उन्होंने पहुंच के शिमला में अपनी पीठ थपथपाई और स्थिति है कि जो लोकल सर्कल नाम की एक एजेंसी उसी के उस पर बताया कि साहब 8 साल में हमने जाने क्या कर दिया है। प्रचार किया जा रहा है कि मोदी की अप्रूवल रेटिंग 67% हो गई है। आप समझिए कि अब मोदी जी हो गए एक बार फिर। और स्थिति यह है कि सिर्फ 64,000 लोगों का सर्वे किया गया और दावा जो है 135 करोड़ की जनता पर किया जा रहा है। तो यह स्थिति है। तो मोदी मोदी यही हो रहा है। हालत यह हो गई है इसके चक्कर में। आप देखिए कि कश्मीर में कश्मीर फाइल बन जाती है। द कश्मीर फाइल्स बना करके भाजपा से जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, लेकिन वो कश्मीरी पंडितों के जिनके दर्द को बेचकर वो कमाते हैं और सरकारें उनके टैक्स माफ कर देती और उसके बाद में मोदी समेत उनके तमाम जो भाजपा के नेता हैं उसका प्रचार करते हैं देखने के लिए कि हाँ जाइए जाइए जाइए, और लोग देखने जाते हैं और फिर वहां गालियां देते हैं, सब करते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द दूर किया जाए इसके लिए कुछ नहीं होता। और नतीजा यह है कि कल कश्मीर
घाटी में एक और जो है कश्मीरी पंडित टीचर की हत्या कर दी गई, शिक्षक की हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि टारगेट किलिंग हो रही है वहां। इसी तरह कई मुस्लिम टीचर्स की भी हत्याएं की जा चुकी हैं और लोगों की भी की जा चुकी हैं, दूसरे सिख की जा चुकी है। तो ये स्थिति है। अब आप इसी पे समझ लीजिए कि बंदूक के निशाने पर हैं कश्मीर में वो सारे लोग जो भारत के साथ रहना चाहते हैं। कल सुबह करीब 10 बजे स्कूल में जब प्रेयर का टाइम था, रजनी नाम की टीचर है, वो वहां पहुंचती है, स्कूल के गेट पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी जाती है। बच्चे खड़े देख रहे होते हैं और वो चिल्लाते हैं, गेट के अंदर भागते हैं और जाके, लेकिन लहू लुहान पड़ी रजनी जो होती है। एक मुस्लिम बंदा आता है और वो इसकी इंफॉर्मेशन देता है और पुलिस को बुलाता है और सारी चीजें। अब आप समझिए कि इस हालत में है। तो लगातार ये सिलसिला जारी है और ये सिलसिला आज नहीं, इसके चंद दिन पहले ही आपको याद होगा अभी राहुल भट्ट की हत्या की गई थी इसी मई महीने में, जो पिछला मई महीना है उसमें। और किस तरीके से और यदि आप पूरा देखेंगे तो जब से धारा अनुच्छेद 370 हटाया गया है उसके बाद कश्मीरी पंडितों समेत 14 हिंदुओं की हत्या की गई और इसके अलावा करीब 100 से ऊपर जो है हत्या की जा चुकी है। मुसलमान उनकी जो समर्थक है इनको आश्रय देते हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग अक्टूबर में शुरू हुई थी जो कश्मीरी पंडितों पर, और यहां अभी फिलहाल 5 दिनों में ही 7 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें दो कश्मीरी, अब तो 8 हो गए, 2 कश्मीरी पंडित हैं, एक सिख है, कुछ प्रवासी हिंदू हैं और इसके अलावा मुसलमान हैं। एक पुलिस कर्मी को मार दिया गया है, एक वहां की मुस्लिम अभिनेत्री को मार दिया गया। तो इस तरह से है, और वो अपने बच्चों को कोई छोड़ने जा रहा था, कोई अपने भतीजे के साथ था, कोई किसी के साथ था। ये 14 अप्रैल को आपको याद होगा सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले शनिवार को आतंकियों ने अलीजान रोड पर स्थित ब्रिज पर मुस्लिम पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। उसके अलावा उसी के एक दिन पहले जो है उसकी अभिनेत्री की वहां पर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई, अब रजनी की हत्या कर दी गई। तो आप समझिए कि ये बिल्कुल क्रम चल चुका है। और क्यों मारे जा रहे हैं इसको समझना होगा, क्योंकि नफरत पैदा की जा रही है। और घाटी में 18 दिनों में कश्मीरी पंडितों का आंदोलन चल रहा है, लगातार कश्मीर में आंदोलन चल रहा है और कश्मीरी पंडित अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों और सबको लेकर के परेशान है कि मनमोहन सिंह सरकार में इन लोगों को नौकरी दी गई थी, बसाया गया था, सब लोग बेचारे बड़े विश्वास के साथ आए थे और अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब से कश्मीर फाइल फिल्म बनी है और प्रचारित हुई है उसके बाद ये घटनाएं और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपको जवाब है इस बात का। आप जिस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरह से नफरत फैलाते हैं, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है जिन्हें आप विक्टिम बता रहे थे। वो सचमुच विक्टिम है बेचारे। वो आपके साथ खड़े होते हैं तो मारे जाते हैं, नहीं खड़े होते हैं तो मारे जाते हैं। भाई उन्हें उनके ढंग से रहने दीजिए, वो भाईचारा स्थापित करने में सक्षम है। उन्हें बस सहारा दीजिए, रोजगार दीजिए, रहने की सुरक्षित साधन दीजिए, चीजें कीजिए। वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका तो एजेंडा बेसिकली इन हत्याओं से दूसरे राज्यों में वोट हासिल करना है। नफरत के खेल है और यही चल रहे हैं। आप मंदिर खोजेंगे, मस्जिद खोदेंगे, मूर्तियां खोजेंगे, हनुमान जी का जन्म स्थल खोजेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत जो नौकरी पाने वाले लोग थे, ये जिस तरह से परेशान है, जिस तरीके से कि हमें सुरक्षित स्थान पर पोस्टिंग दीजिए, कोई कुछ नहीं हो रहा है, न रहने का मिल रहा है, न सुरक्षित किया जा रहा है। और एक तरफ जब 370 हटी थी तो क्या प्रचार हो रहा था? साहब कश्मीर में जाके प्लॉट खरीद लो, कश्मीरी लड़कियों से शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं क्या क्या प्रचारित आप कर रहे थे। उसी के कारण ये स्थिति, क्योंकि आपने चुनाव जीतने के लिए सारे प्रोपेगेंडा कर लिए, लेकिन उसका नुकसान वहां के नागरिकों को हो रहा है, वहां के मूल बासिंदों को हो रहा है। क्योंकि
उनका जो सामाजिक ताना बाना है वो आपने तोड़ दिया है। और जब सामाजिक ताना बाना टूटता है तो यही होता है, आप देखिए। और इसी का नतीजा हमने देखने को मिला, हमें कहा पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने हत्या की है, लेकिन उसको घुमा करके कुछ गैंगस्टर्स पे डाला जा रहा है, जबकि मूसेवाला कोई गैंगस्टर नहीं था। उसके खिलाफ आज तक गैंगस्टर से संबंधित कोई मामला भी नहीं। उसके खिलाफ सिर्फ एक मामला इस बात का दर्ज हुआ था, वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के शासन में, कि वो गन उसको करके गाना गाता है, जिससे कि गन कल्चर वो पैदा होता है, लोगों में गन के प्रति क्रेज बढ़ता है। तो चूंकि अमेरिका, कनाडा और यहां सब जो जगह जो विदेश में पंजाबी रहते हैं, वहां पे गन बिल्कुल अलाउ है, तो उनके हिसाब से वो कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन वो कहीं फायर कर रहा हो, कहीं पे आज तक वो यूज कर रहा हो या लेके घूम रहा हो, तो आप कहिए वो तो कभी नहीं करता। उसकी सुरक्षा चीप पॉलिटिक्स के कारण वापस ले ली गई, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम तो एक नई पॉलिटिक्स को दे रहे हैं। और तथाकथित वीआईपी कल्चर के नाम पर जो आपने सुरक्षा वापस ली, उसके कारण मूसेवाला की हत्या हो गई। अब आप कहानियां गढ़ रहे हैं कि वो गनमैन नहीं ले गया, वो ये नहीं ले गया, वो नहीं ले गया। भाई साहब, पूरे तथ्यों को देखिएगा तो ये बिल्कुल झूठा है, कोरी बात। आपने उसके गनमैन हटा दिए थे, दो जो बचे थे, दो में से एक की भी आपने कहीं ड्यूटी लगा दी थी, बचा एक था, तो वो कहीं काम पे गया था, तो उसने अपने पिताजी से कहा कि उसको लेकर के वहां आ जाना, मैं मौसी के यहां चल रहा हूं। इतनी सी बात, इतने में उसके घटना हो गई, क्योंकि एक दिन पहले ही ये इंफॉर्मेशन आप ही ने लीक कर दी थी कि उससे सुरक्षा इतनी वापस ले ली गई। तो आप समझिए, इसी से सब होता है। आज उसका अंतिम संस्कार हुआ मूसेवाला का, इतनी भयंकर भीड़ उमड़ी, लोग रो रहे थे। मोहाली में एक लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके पिता ने सबके सामने पगड़ी उतारकर लोगों को शुक्रिया किया। उसकी मां ने पगड़ी पहनाकर उसका अंतिम संस्कार किया, और वो अपने गीतों में कहता था कि मेरे खेत में ही मेरी वो बना देना, चिता जला देना। आज उसके खेत में ही उस 28 साल के मूसेवाला की चिता जलाई। हर कोई रो रहा था, जो पंजाबियत को जानता है वो जानता है। अब आपने अपने लोगों को सुरक्षा देना शुरू कर दिया है, उनको एक्स्ट्रा, इधर तो मरवा रहे हैं, उधर सुरक्षा दे रहे हैं, अपनों की बढ़ा रहे। तो ये राजनीति चल रही है। तो किस तरह की राजनीति चल रही है, इससे समझा जा सकता है। तो ये स्थितियां हैं। ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल याद करना पड़ेगा, एक आपको इतिहास का आज दिन, जिस तिरंगे को हम सलाम करते हैं, आज वो तिरंगा खतरे में है। और आपको पता होना चाहिए, तिरंगे को कांग्रेस पार्टी का झंडा आज ही के दिन 31 मई कल के दिन 31 मई 1921 को बनाया गया था। और 31 मई 1921 को कांग्रेस पार्टी के जो है झंडे के रूप में तिरंगे को मान्यता दी गई थी। और इसमें बड़े सारे विवाद थे, उसके बाद में ये चयन किया गया था जिसमें सारी चीजें हो। और इसको स्वतंत्रता सेनानी थे पिंगली वेंकैया, उन्होंने डिजाइन किया था। और विजयवाड़ा में हुए अधिवेशन में महात्मा गांधी के सामने पेश गया, और महात्मा गांधी ने इसको जो है भारत का प्रतिनिधित्व बताया था सारे धर्मों का, कि लाल भी है, हरा भी है, सफेद भी है, इस कारण से। तो आप समझिए, इसलिए बड़ा सोच के कांग्रेस का झंडा बनाया गया। उसमें चरखा लगाने की सलाह दी गई थी, सफेद रंग का, जिससे सभी धर्मों और चरखा स्वदेशी का प्रतीक हो। उसके बाद में जब पंजा इसका बना तो पंजा हुआ, और झंडे में 1931 में पार्टी के आधिकारिक झंडे के रूप में इसे मान्यता भी मिली थी, जब पंडित नेहरू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और झंडे को लेकर कई विवाद रहे। 1931 से पहले झंडे के रंगों को धर्म से जोड़ने पर भी विवाद लगा था कि इसे आप धर्म से क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गेरुआ रंग जोड़ने की मांग रखी थी, सिखों की भी मांग थी कि पीला जोड़ा जाए। इसी तरह धार्मिक प्रतीकों को लेकर के तो बड़े सारे विवाद रहे। विवाद को सुलझाने के लिए 1931 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 7 लोगों की कमेटी बनाई,
और कहा कि इसमें क्या किया जाए, और इसी आधार पर यह झंडा डिजाइन करके स्वीकार किया गया। बाद में यही भारत का राष्ट्रीय तिरंगा बना और उसमें उसकी जगह पर जो है कांग्रेस के झंडे से थोड़ा सा इतर उसमें चक्र लगाया गया, अशोक चक्र, और ये था। तो इन सारी बातों को आप जब समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्या स्थिति है। और इस तरह भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गणराज्य बने, इसके लिए सारी चीज की गई थी। और 2002 में इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव करके इसे पूरे देश में अपने घरों, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस में भी ससम्मान फहराने का अधिकार दिया गया। तो आप समझिए, और इसके लिए मुकदमा लड़ा था कांग्रेस पार्टी के सांसद जो है नवीन जिंदल ने। तो आप इस बात को भी जानिए। आपको एक और चीज बताएं, मई महीने के ही उसकी वो है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस का एक महान दिन होता है। इस दिन को मैं निजी तौर पे अपनी बहुत वो मानता हूं, क्योंकि उत्तंड मार्तंड जो अखबार पहली बार हिंदी का अखबार शुरू किया गया, वो शुरू करने वाले जो जुगल किशोर शुक्ला थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो इसके मालिक संपादक जो भी कहिए वो थे, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ इसको शुरू किया था। वो कानपुर में पैदा हुए, इत्तेफाक से हम एक ही परिवार से हैं, खानदान से हैं, इसलिए मुझे गर्व होता है कि मैं उस परिवार से हूं जिसने इस देश की क्रांति में एक बड़ा योगदान दिया था। तो उन्होंने कलकत्ता से जाकर के यह अखबार शुरू किया था, और शुरू करके तमाम कानूनी अड़ंगे लगे, बहुत सारी चीजें लगे। कंपनी सरकार ने मिशनरियों के डाक वगैरह की वजह से सुविधा और सारी चीजें खत्म कर दी गई, आर्थिक परेशानियां और सब कानूनी अड़चने लड़ने के बाद 19 दिसंबर 1827 को केवल 19 महीने ही वो चला पाए थे और बंद करना पड़ा था। तो आप ये समझिए, तो ये एक स्थिति है। हालांकि सबसे पहला अखबार 29 जनवरी 1780 के दिन शुरू हुआ था, जो अंग्रेजी में था। अंग्रेज जेम्स ऑगस्टन हिकी ने शुरू किया था, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। और इसके बाद में जो हिंदी का पहला अखबार जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था। तो मैं ये कहता हूं कि क्रांति ऐसी ही होती है, आपको देश की समस्याएं एड्रेस करनी पड़ेगी। आपको हनुमान का जन्म स्थल, राम का जन्म स्थल, शिव का जन्म स्थल, कृष्ण का जन्म स्थल, या किसी का जन्म स्थल, या कहीं की मूर्ति, कहीं की कुछ, कहीं का क्या, ये सब खोजने में मत लगाइए भाई। देश बनाइए, देश के बच्चों का भविष्य बनाइए, अपने बेटियों को सुरक्षित कीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए। बड़े गर्व की बात है, हमारी 3 बेटियां देश के टॉपर, जो सबसे सर्वोच्च सेवा है, उस सेवा में टॉप पे है। हमारे लिए गर्व की बात। हालांकि कार्ल मार्क्स कहते थे ब्यूरोक्रेसी जो है वो उपभोगवादियों का और भोगियों का की सेवा है। ये सेवा नहीं है, ये मेवा खाने का है। इसलिए सेवा करने की यदि इरादा रखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में नहीं, आप दूसरे कामों में जाइए। तो इसलिए मैं तो ब्यूरोक्रेसी में जाना पसंद नहीं करता हूं, और मेरा मानना है, और मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि नहीं, कभी मत सोच, तुम यदि काबिल हो तो अच्छी जगह जाओ, कुछ समाज को दो। ब्यूरोक्रेसी देती नहीं, सिर्फ खाती, उपभोगवादी है। ये सब पर लागू नहीं होता है, लेकिन 99.9% पर लागू होता है। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि नफरत के खेल में मत फंसिए, अच्छा करिए, अधिक से अधिक उनकी खोज कीजिए कि जिससे देश आगे बढ़े, देश के युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, घर परिवारों में खुशहालियां आए और पूरा देश खुशहाल, जिससे हमारा देश, देश की विविधता सब एक होगी और सुरक्षित होगी। तो कांग्रेस कहती थी ना, अनेकता में एकता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परसों कहा कि विविधता हमारी ताकत है। तो जब विविधता हमारी ताकत है तो फिर सबको मोनेटाइज क्यों ऐसे कर रहे हैं कि मोनेटाइज कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा कि हमें सबको साथ लेके प्यार से चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। खुद भी बढ़ेंगे, दूसरों को बढ़ाएंगे। ये नहीं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। भाई आप भी खाओ, दूसरे को भी खाने दो, लेकिन ईमानदारी का खाओ, ईमानदारी का खाने दो, बेईमानी नहीं।
लेकिन आप तो दुनिया को भिखारी बना के छोड़ रहे हैं। तो ये स्थिति, बेरोजगार बना के छोड़ रहे हैं, लोगों को आंसू रुआ रहे हैं, तो ये आप कर रहे हैं। असुरक्षित महसूस करा रहे हैं, देश की सीमाएं बर्बाद कर रहे हैं। इस हालत में है तो फिर देश का क्या होगा, सोचना होगा। और जो उनका अल्टरनेट बनने की, विकल्प बनने की बात करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग, वो उससे भी ज्यादा गई गुजरी हालत में। वो तो चीप पॉलिटिक्स में कुछ भी करने को तैयार। तो ये स्थिति है, इसलिए सबको समझना होगा, सही दिशा तय करनी होगी। इसके साथ चर्चा समाप्त करते हुए आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कहें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे नए प्रोग्राम की जानकारी होती रहे, क्योंकि सच जानना बेहद जरूरी है। और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को इंडोर्स करें। और इसके बाद यदि हमसे कोई गलती होती है तो हमें जरूर इनबॉक्स करें, जिससे हम उसे सुधारें, और यदि बड़ी चूक होगी तो हम माफी भी मांगेंगे, लेकिन सच के साथ खड़े होंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। झूठ होगा तो मरना पसंद करेंगे, लेकिन झूठ नहीं। इसके साथ चर्चा समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।